Hello and welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. इस वीडियो में बात शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक कॉमन डाउट ये है कि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है और सिर के ऊपर से निकल जाता है। आखिर इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट हैं। हम लोगों को पहले इन टर्म्स पे बात करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। चैप्टर का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट, और पहले बात शुरू करेंगे इसके मीनिंग के बारे में। तो क्या कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है वो सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किसी एक देश की जो बाकी देशों के साथ वो देश डील कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी एक कंट्री के बारे में बात करता हूं, कोई भी नेशन, उसकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाकी की दुनिया से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कितनी रही हैं, मतलब एक साल में कितने रुपए पैसे का हिसाब किताब उसने बाकी देशों के साथ किया। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कोई एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती है, इसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बुलाते हैं। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग इसके एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसके अंदर ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है। इसके अंदर एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आता है, और रिकॉर्ड किस चीज का होता है? बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ डोमेस्टिक कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। क्या क्या चीज? डोमेस्टिक कंट्री के कितने रेसिडेंट है और फॉरेन कंट्री के कितने रेसिडेंट है, इन्होंने कितनी ट्रांजैक्शंस करी एक साल के अंदर। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस नहीं, नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सारी के सारे ट्रांजैक्शंस इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंट फॉर करी जाती है। मेन फोकस क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और आउटफ्लो को देखना, कितना इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का। तीसरा, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का। और चौथा, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स का। मतलब हम इन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के अंदर चार चीजों को लेंगे। पहला, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, सिर्फ सर्विसेज। तीसरा, फाइनेंशियल एसेट्स। और चौथा, रियल एसेट्स, मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट्स काइंड ऑफ थिंग्स। तो इंपोर्ट ऑफ बैलेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाया जाता है या पढ़ा जाता है? पहली बात, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिकॉर्ड्स हमारे सामने क्लियर कर देता है। अगर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड में राइज आ रही होगी और इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट्स को शो कर देता है, मतलब कि कितना एफडीआई कितना एफआई हमारे इकोनॉमी में आया। तो जितना ज्यादा एफडीआई और एफआई आया होगा, उतनी ज्यादा हमारी हेल्थी इकोनॉमी मानी जाएगी। तीसरी बात, ये रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल बोरिंग्स को। हायर बोरिंग्स मींस हायर डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ज्यादा बोरिंग का मतलब क्या है? कि हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, तो ये बोरिंग्स को अलग से हाईलाइट कर देता है। जितने भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन है सब आरबीआई के थ्रू रूट होकर आते हैं, मतलब सेंट्रल बैंक के थ्रू रूट होकर आते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है बीओपी अकाउंट के अंदर। तो ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स अगर हमारी इकोनॉमी में मेंटेन हो रहे हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमें पता चल जाता है, मतलब हमारी इकोनॉमी ज्यादा हेल्दी स्टेट में है। फिर बीओपी अकाउंट रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोग्रेस को भी। ये गवर्नमेंट की मदद करता है कि गवर्नमेंट कैसे प्लान कर सकती है ग्रोथ पॉलिसी को अपनी इकोनॉमी की। तो ग्रोथ पॉलिसी को प्लान करने का तरीका भी हम लोग को बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही मिलता है। क्या कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के? तो बीओपी कंपोनेंट्स में एक तो आया करंट, दूसरा आया कैपिटल। करंट के अंदर क्या आता है? विजिबल, इनविजिबल या करंट ट्रांसफर्स। फिर अगला कैपिटल अकाउंट, उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले पहुंचे कहां? करंट अकाउंट के अंदर। तो करंट अकाउंट को अगर आप ओवरऑल समझो तो इसके 3 कंपोनेंट हैं और हर कंपोनेंट के सब कंपोनेंट्स भी हैं। पहला कंपोनेंट क्या कहता है? विजिबल ट्रेड, मतलब वो ट्रेड जो कि नजर आए, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसका? टेंजिबल गुड्स का। तो विजिबल ट्रेड में आप एक्सपोर्ट लेते हो टेंजिबल गुड्स को और इंपोर्ट लेते हो। विजिबल ट्रेड के अंदर हम लोग खाली गुड्स को लेते हैं, तभी से विजिबल बुला रहे हैं, क्योंकि गुड्स जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे, भले वो एयर बॉर्डर हो, रोड का हो या सी रूट से हो, हम लोग को गुड्स आते और जाते समय नजर आएंगे, इसलिए से विजिबल ट्रेड कहते हैं। वहीं इनविजिबल ट्रेड कहते हैं सर्विसेज को, क्योंकि ये आती जाती सर्विस नजर नहीं आएगी। मतलब अगर इस टाइम पे ये वीडियो को इंटरनेशनल बच्चा बैठ के देखे, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहा हो जो इंडिया में नहीं भी रहता है, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सपोर्टिंग दिस सर्विस।
हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या अगर आप किसी बाहर के बंदे का वीडियो देखते हो तो वो आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस को, और ये जो सर्विस है ये नजर नहीं आती बॉर्डर क्रॉस करते समय, इसीलिए हम लोग इसे इनविजिबल ट्रेड बुलाते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि हम लोगों ने इनको कितने सर्विस को कितने पार्ट में बांटा। एक बांटा हमने फैक्टर सर्विस में, इसमें क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, वही फैक्टर सर्विस जब तक आप पढ़ते आ रहे हो। दूसरा था नॉन फैक्टर सर्विस, मतलब रेवेन्यू लाइक शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सब हमारे नॉन फैक्टर में आता है। तो हमने कुछ फैक्टर में बांटा है, कुछ नॉन फैक्टर में बांटा हुआ है। देन कम्स करंट ट्रांसफर्स। ये क्या है, ये दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर जो इंक्लूड करता है गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन एक्सेट्रा। ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है जो कि गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस वगैरह में इंक्लूड होता है। इन ट्रांसफर्स को हम लोग इनविजिबल्स बुलाते हैं। एस्टिमेशन कैसे होता है जी, देखो यूनिलैटरल मतलब एक तरफ आएगा और एक तरफ जाएगा, इसलिए से हम लोग यूनिलैटरल बुला रहे हैं। कैसे काम करेगा, एस्टिमेशन ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस में हम लोग क्या इसमें करेंगे, ट्रेड बैलेंस या मर्केंडाइज बैलेंस खाली निकाल सकते हैं। मतलब इसको निकालने के कई तरीके हैं। जो हम लोग का जो करंट अकाउंट का बैलेंस आता है वो सिर्फ एक तरीके का नहीं आता, वो और भी तरीकों का आता है। जिसमें पहला आया कि हम ट्रेड या मर्केंडाइज का बैलेंस निकालें। कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस को ले लो, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड और इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस को ले लो। मतलब खाली एक्स और एम को ले लो। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, गुड और सर्विस ले रहे हैं, सर्विस सिर्फ फैक्टर वाली। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब अगर ये बैलेंस पॉजिटिव में आता है तो सरप्लस है, नेगेटिव आ रहा है तो हमारा डेफिसिट चल रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है, गुड एंड सर्विस बैलेंस निकालने का। इसमें क्या ले रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस पेमेंट रिसीव फ्रॉम नॉन फैक्टर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन नॉन फैक्टर। तो ऊपर क्या लिया हमने, फैक्टर सर्विस, नीचे क्या लिया हमने, नॉन फैक्टर सर्विस। और नॉन फैक्टर सर्विस को अगर इंक्लूड करोगे तो क्या आ जाएगा, गुड एंड सर्विस बैलेंस। देन इनविजिबल बैलेंस में क्या आ जाएगा, इसमें आएगा एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर सर्विस। पहली बात क्या आती है, फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विस, प्लस इसमें और क्या क्या जोड़ते जाएंगे, क्योंकि इनविजिबल है तो गुड्स नहीं आ सकते। उसके अलावा जो भी है सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब कि आप सर्विस को ले लो प्लस आप करंट ट्रांसफर को ले लो, दोनों चीजों को ले लो। अब आप इसका एक तरफ एक्सपोर्ट ले लो, एक तरफ इंपोर्ट ले लो। अब देखो सर्विस एक्सपोर्ट भी होगी, इंपोर्ट भी होगी। नॉन जो हमारी करंट ट्रांसफर है उनका रिसीव भी होगा, पेमेंट भी होगा। तो अगर रिसीव हो रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, पेमेंट हो रही है तो माइनस हो जा रहा है। कंसेप्ट क्या है, आया तो जोड़ा, गया तो घटा, इतना सा का कंसेप्ट है इसका। बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस कैसे बोलेगा, अगर हम इसको और तरीके से समझे तो क्या बोलेंगे, नॉन फैक्टर, फैक्टर सर्विस और ट्रांसफर तीनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इनविजिबल बैलेंस। तो देखो बैलेंस कितनी तरीके के निकले हमारे सामने, अभी 3 तरीके के हमने निकाले। कौन कौन से, एक या तो आप सिर्फ ट्रेड बैलेंस ले लो जिसमें गुड आएंगे और क्या आएगा, सिर्फ फैक्टर सर्विस। दूसरा गुड एंड सर्विस बैलेंस ले लो, गुड्स आएंगे और क्या आएगा, नॉन फैक्टर सर्विस। फिर आएगा इनविजिबल बैलेंस, सर्विस और करंट ट्रांसफर दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा आ जाएगा करंट अकाउंट का बैलेंस जो ओवरऑल बैलेंस होता है। अब ओवरऑल का मतलब क्या, सब कुछ आ जाएगा। मतलब कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाएगा, फैक्टर सर्विस भी आ जाएगा, नॉन फैक्टर सर्विस भी आ जाएगा, पेमेंट रिसीव फ्रॉम करंट ट्रांसफर भी आ जाएगा। वहीं बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर सर्विस और पेमेंट फॉर मेड फॉर करंट ट्रांसफर, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है आप या तो ट्रेड या इनविजिबल बैलेंस को जोड़ो तो भी आपको सेम चीज मिलेगी। बेसिकली इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये बात रही किसके ऊपर, हमारे अभी करंट ट्रांसफर्स के ऊपर। अब बात करते हैं हमारे करंट अकाउंट से हटकर कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो सारी ट्रांजेक्शन जो एक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है, जिससे क्या हो जाता है, हमारे ओनरशिप का चेंज आता है एसेट्स के। अब असेट्स के ओनरशिप के चेंज का मतलब क्या हुआ, मतलब जरूरी नहीं कि गुड्स का मूवमेंट हो, बस ओनरशिप चेंज हो जाए। मतलब एक पर्सन इंडिया का है जो दुबई में जाके प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो मतलब मूवमेंट तो नहीं होगा ना, वहां से बिल्डिंग उठा के यहाँ तो नहीं ले आएगा, लेकिन ओनरशिप चेंज हो गई। तो इसके अंदर एक तो आ गया फिजिकल एसेट्स, क्योंकि है क्या, ओनरशिप चेंज हो रही है लेकिन मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरे आ गए फाइनेंशियल एसेट्स, वो एसेट जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, एक कंट्री की जो दूसरी कंट्री खरीदती है जिससे चेंज इन ओनरशिप हो रहा होता है, मतलब स्टॉक या बॉन्ड्स वगैरह। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब एक कंट्री ने दूसरे को बोरोइंग दी, मतलब लोन दिया, हमने लोन लिया, ये सब चीजें। तो कैपिटल अकाउंट के कितने हिस्से हो गए, मैंने आपको पहले भी कहा था टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है, तो जरा बात समझेंगे। पहला आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट है, एफडीआई और एफआई। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआई का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया
वो इन्वेस्टमेंट जो कि नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट करता है डोमेस्टिक इन अ डोमेस्टिक कंपनी, मतलब बाहर के लोग हमारे देश की कंपनी में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका मेन पॉइंट क्या है? कंट्रोलशिप, कंट्रोल ऑफ ओनरशिप, वो ओनरशिप रखना चाहते हैं। स्टेबल फॉर्म है देन एफआई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट है, इन्वेस्ट करता है शेयर या बॉन्ड्स में डोमेस्टिक कंपनी के विद अ व्यू टू मेक गेन ओनली, खाली गेन कमाने के लिए। ओनरशिप इस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बुलाते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया? सिर्फ गेन, मतलब ये ओनरशिप के लिए नहीं आए, ये आया खाली प्रॉफिट कमा के भागने के लिए। तो इतना स्टेबल फॉर्म नहीं होता है एफआई का। एफडीआई यूजुअली 51% के ऊपर होता है, एफआई यूजुअली उसके नीचे होता है, टुकड़ों टुकड़ों में इसका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा होता है। मतलब वहां के कुछ अमीर लोग इंडिया में के छोटी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं खाली प्रॉफिट कमाने के लिए। देन बोरिंग कैसे क्लासिफाई करेंगे? एक्सटर्नल असिस्टेंस और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से। क्या है एक्सटर्नल असिस्टेंस? अमाउंट इज बोरोड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाहर से लोन मिला, कैसे मिला? सस्ते रेट पर मिला। वहीं हम अगर बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे, बाहर से लोन मिला लेकिन मार्केट रेट पर मिला। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब सस्ते रेट पर, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मतलब मार्केट रेट पर। तो ये क्या रहा? बोरिंग के बारे में बात रही। अगला आता है एनआरआई डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस इन अवर डोमेस्टिक बैंक्स। नॉन रेसिडेंट इंडियंस ने डोमेस्टिक बैंक्स में जो पैसा जमा कराया है उसे बुलाते हैं एनआरआई डिपॉजिट। फिर आता है बैंकिंग कैपिटल, वो फॉरेन एसेट्स एनआरआई डिपॉजिट को छोड़ के जो कि हमारे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, मतलब हमारे बैंक जो असेट बाहर के फॉरेन एसेट जो होल्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, आप किसी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो इम्प्लाइड हम लोग को तुरंत पेमेंट नहीं आती, कुछ उनका ट्रेड क्रेडिट देना होता है। तो अगर डोमेस्टिक ट्रेड क्रेडिट जैसे हम लोग देते हैं, वैसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है फॉरेन करेंसी का, मतलब इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो ट्रेड क्रेडिट देते हैं। देन अदर फ्लोज, वो फ्लो जो कि और कहीं कवर नहीं होते। तो ये क्या रहा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआई, बोरिंग, ईए और ईसीबी, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। एनआरआई डिपॉजिट मतलब एनआरआई जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट मतलब हमारे बैंक्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो अगर ओवरऑल बैलेंस के बारे में बात करें तो क्या करेंगे? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और देखो यहाँ उन्होंने क्या जोड़ा है, और उन्होंने जोड़ा है एरर्स एंड ओमिशन। अब देखो ये क्या होता है एरर्स एंड ओमिशन? एरर एंड ओमिशन का मतलब होता है कि पूरा डेटा कलेक्ट करते समय कुछ गलती हो सकती है, तो स्टैटिस्टिकली उसको एरर एंड ओमिशन बुला देते हैं। अब क्या है ऑफिशियल रिजर्व बैलेंस? ओवरऑल बैलेंस को हम लोग कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। आरबीआई कस्टोडियन होता है फॉरेन करेंसी का हमारे देश में, तो ये मेंटेन क्या करता है? ऑफिशियल रिजर्व्स मेंटेन करता है। मतलब कि अगर ऑफिशियल रिजर्व, जितना पैसा हमने इकट्ठा किया, जो बैलेंस आया हमारे करंट कैपिटल अकाउंट का मिलाकर, उसे हम लोग बुलाते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अगर ये बैलेंस पॉजिटिव है तो बोलेंगे कि इंक्रीज हो गया, मतलब पैसा ज्यादा आया। बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो मतलब हमारे यहाँ से पैसा ज्यादा गया। तो अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंट है तो डिक्रीज हुआ, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है तो इंक्रीज हुआ। जरा इसी में इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो बीओपी इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब करंट अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और एरर ओमिशन क्या हो जाए? जीरो, और ऑफिशियल रिजर्व में कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही है। अब ये क्या मतलब हो? जो ऑफिशियल रिजर्व में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब है ना कुछ आया ना कुछ गया, दोनों चीजें बराबर हो गई। अब अगले पॉइंट पे बात करें तो एट इक्विलिब्रियम नेगेटिव बैलेंस इन करंट अकाउंट को हम लोग कैसे काउंटर करेंगे? इसे हम काउंटर करते हैं बाय पॉजिटिव बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट से। और कोई चेंज नहीं ऑफिशियल रिजर्व में, मतलब ऑफिशियल रिजर्व में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। और हमारा जो नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का, उसे हम लोग कैसे काउंटर बैलेंस करने वाले हैं? पॉजिटिव बैलेंस से। मतलब हमारे करंट अकाउंट हो सकता है नेगेटिव हो, तो हमने अपने असेट्स बेचे या लोन लिया और उसको उठा के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। इनवर्ट फ्लो फॉरेन एक्सचेंज बाय कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अगर बराबर हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ। और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो डिसइक्विलिब्रियम है। पॉजिटिव या नेगेटिव, कम या ज्यादा कुछ भी हो तो डिसइक्विलिब्रियम है। फाइनली आता है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। अब इसका मतलब क्या हुआ जी? ये वो आइटम है जो कि इंक्लूड होता है बीओपी ट्रांजैक्शंस में, व्हिच आर अंडरटेकन फॉर कंसीडरेशन ऑफ प्रॉफिट। हमने ये काम क्यों किया? खाली प्रॉफिट कमाने के लिए। तो देयर आर रीजंस जो कि कॉज करेंगे बीओपी का इम्बैलेंस। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ बोथ कैपिटल कंज्यूमर गुड दोनों आ सकते हैं। मतलब ये वो आइटम्स है जो हम लोग क्यों लेकर आ रहे हैं? खाली प्रॉफिट कमाने के लिए। इसे हम लोग अबव द लाइन में बुलाते हैं। खाली फॉरेन एक्सचेंज का इनवर्ड आउटफ्लो करते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। वहीं अकोमोडेटिंग आइटम का मतलब होता है ये फ्री फ्रॉम प्रॉफिट है। अगर बीओपी में इम्बैलेंस आया
तो हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को तो बेचेंगे या खरीदेंगे, कुछ भी करेंगे उसे वापस पे जीरो पे लाने के लिए। तो इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स का नहीं होता, ऐसे बिलो द लाइन आइटम बनाते हैं। मतलब ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, गड़बड़ हो गया तो ये आइटम हमारे सामने आया। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या था? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मटेरियल गुड्स ओनली। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब आ जाते हैं। मतलब ओवरऑल बैलेंस को क्या बुलाएंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बात रही इस पूरे चैप्टर के बारे में। चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में, आपको पता है क्या करना है, फटाफट डाउट भेजिए, मैं आपसे खुद बात करूंगा उन डाउट्स के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।